हेलो सर। ये जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सेकंड चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, जो उस टाइम पे छूट गया था, तो इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ इसको थोड़ा सा इसकी सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूटिलिटेरियन आईएएस। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो। और इस टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक फॉर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अराउंड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये टर्म जो है व्हाट इज सीयर एंड व्हाट इज पायोनियर कम्युनिटी। सीयर के रिगार्डिंग जो है एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सीयर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, सीयर क्या होता है, पायोनियर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसे होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे कोई पॉन्ड वगैरह है, कोई लेक होती है, उसमें कैसे होता है। सो वी विल सी इनटू दैट ऑल्सो। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। और बाद में फिर सबसे एंड में करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो ऑल ऑफ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दीज लेक्चर्स। जो हम लोग अभी एनवायरनमेंट के लेक्चर्स चला रहे हैं उन सारे के साथ कंसिस्टेंट रहें। हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है। एमसीक्यूज़ भी जो है वीडियोस के एंड में आपको मिल जाते हैं, और सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं मिलते हैं बल्कि उन एमसीक्यूज़ को आपके साथ डिस्कस भी किया जाता है सर के द्वारा। वो आपसे डिस्कस करते हैं हफ्ते में 10 दिन में, वो हर क्वेश्चन को जो है 1 to 1 आपसे डिस्कस भी करते हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाती है। और मेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं, तो मेंस के अकॉर्डिंग भी आपकी नीड्स जो है वो यहाँ से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर्स हम लोगों ने अब तक लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। अगर वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हम क्योंकि हम लोग बाद में क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पे आप डाउट, किसी भी तरह का डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो बैक एंड वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो, ताकि जो आपकी बैकलॉग रह गया है, जो आपके टॉपिक छूट गए हैं, आप उन टॉपिक को करके आइए, और उसके बाद हम लेक्चर्स को जो है कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए तो यही मेथड है। अगर हम रैंडमली बीच में से कहीं से भी कोई टॉपिक पढ़ते रहेंगे, हाँ वो टॉपिक हो सकता है हमारे समझ में आ जाए, लेकिन एक वो जो है लिंकिंग हम लोग नहीं बना पाते हैं। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्लीट जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लिए लिंकेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे हम लोगों ने पहले किया था फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट किया था। फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट जो है वो पिरामिड्स के डायरेक्ट रिलेटेड है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बायो जियोकेमिकल जो साइकिल्स हैं उनसे डायरेक्ट रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका बायोटिक इंटरेक्शन के साथ रिलेटेड है। Right, so you need to go through the previous lectures also. You need to understand the topics as a whole so that you can have a complete understanding of topic, क्योंकि तभी आप लोग जो है प्रीलिम्स और मेंस के आंसर को प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो मार्क्स प्रॉपरली तभी मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, सक्सेशन एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, इंग्लिश के एक टर्म है। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि वॉर ऑफ सक्सेशन और फाइट फॉर द एक्सेशन। जैसे औरंगजेब है ना, शाहजहाँ थे, शाहजहाँ वॉज द एम्परर एंड ही हैड मैनी सन्स, एंड औरंगजेब वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड दारा शिको एंड ऑल दैट। ठीक है, कई सारे भाई थे, बट दे वर फाइटिंग फॉर द थ्रोन। सो जो औरंगजेब के जो देर वर मैनी सन्स, दे फोर्ट अमंगस्ट ईच अदर, and who was the winner? He became the next emperor. Like Aurangzeb was the winner in that fight. So he was the successor of his father. He was the successor of his father. जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बिफोर 2014। तो बीजेपी की गवर्नमेंट वाज द सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो ऐसे कोई किंग होता है, कोई एम्परर होता है, उसका सक्सेसर उसका बेटा हो सकता है। राइट, तो इट्स लाइक के आप उसको जो एक सिस्टम है आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन। तो हमारे जो इकोलॉजी होती है, हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इसके अंदर भी सक्सेशन चलता है। जैसे अभी आप कोई फॉरेस्ट को देखते हो, कोई बहुत थिक फॉरेस्ट है,
तो क्या ये थिक फॉरेस्ट हमेशा से वहां पे था? नहीं. Just like everything, when you try to reach to the complex thing, when you try to reach to the climax, so you don't start with the climax, you start with a very simple, the most basic structure, then you go little bit complicated. तो वो चीजें कॉम्प्लिकेशन होती चली जाती हैं, देन यू रीच टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो जो थिक फॉरेस्ट अभी आप देखते हो तो वो हमेशा से थिक फॉरेस्ट नहीं थे. कभी ऐसा भी रहा होगा कि जब वो लैंड इनिशियली बनी होगी तो इट वाज कंप्लीटली बैरन, कंप्लीटली वेजिटेशनलेस, देयर वर नो कम्युनिटीज, नो स्पीसीज. तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे छोटी कम्युनिटी बनना स्टार्ट होती हैं, फिर वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होती हैं, फिर और कॉम्प्लेक्स होती हैं, फिर और कॉम्प्लेक्स होती हैं, और फाइनली हमें एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी मिलती है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं सक्सेशन. तो बेसिकली सक्सेशन का मीनिंग तो यही है, लेकिन इकोलॉजिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीक्वेंस. इट इज अ सीक्वेंस. ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इन अ सीक्वेंस ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ द स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम अ barren or unfertile region of land on an ecological time scale. तो barren land जो थी, जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं थी, जो बिल्कुल भी वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, वहां से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में. और इस प्रॉपर सीक्वेंस में जो है अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, जैसे लाइकन्स हो गया, ग्रासेस हो गए, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया, वो धीरे धीरे उसको कोलोनाइज करना स्टार्ट करते हैं. कोलोनाइज करना स्टार्ट करते हैं. जैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया को कोलोनाइज किया था. दे केम फ्रॉम आउटसाइड, दे सेटल्ड हेयर, तो दे कोलोनाइज्ड इंडिया, दे कोलोनाइज्ड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. सो व्हेन आउटसाइड कम्युनिटीज they come inside and they grow, they adapt themselves, that is the meaning of the colonization. तो initially जो barren land होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, it's a barren land. Suppose there is a volcanic eruption, lava is coming out, it is very hot, right? तो जब वो लावा जो है स्प्रेड होता है सरफेस के ऊपर, hundreds of kilometers, thousands of kilometers, जब वो स्प्रेड होता है तो इट इज वेरी वेरी हॉट. तो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कोई भी स्पीसीज या कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती है. तो जब वो वल्केनिक इरप्शन होता है, लावा बाहर आता है, तो दैट इज अ कंप्लीटली बैरन लैंड. देर आर नो वेजिटेशंस, देर आर नो स्पीसीज विच आर ग्रोइंग, नथिंग इज देयर. इट इज जस्ट अ बैरन लैंड एंड सोइल इज नॉट फर्टाइल. क्योंकि लावा जब बाहर आएगा तो वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने से सोलिडिफाई होगा, इट विल बिकम अ रॉक. तो इनिशियली इट इज अ रॉक, अभी सोइल बनना स्टार्ट होगा, दैट्स अ लेटर प्रोसेस. तो जब वो लावा बहुत गर्म होता है, वो सोलिडिफाई होता है, वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट इज कंप्लीटली बैरन. इट इज नॉट सपोर्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ. कोई वहां पे आपको विजिबल वेजिटेशन नहीं दिखेगा. हाँ, मे बी देयर कैन बी सम बैक्टीरियाज, बट दैट्स अ सेपरेट केस. लेकिन कोई विजिबल लाइफ आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, धीरे धीरे वहां पे लाइफ जो है बढ़ना स्टार्ट होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द ग्रेजुअल, ये वर्ड आपको ध्यान से देना है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आज वल्केनिक इरप्शन हुआ, कल को सोलिडिफाई हुआ, परसों को रॉक बना और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक वहां पे जो है वेजिटेशन आ गया, वहां पे ग्रासेस हो गए, वहां पे फॉरेस्ट हो गया. नो, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. इट मे टेक 100 ईयर, इट मे टेक 150 ईयर, इट मे टेक 200 ईयर्स और मोर देन दैट ऑल्सो. सो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एंड ए प्रोग्रेसिव ग्रोथ है. प्रोग्रेसिव ग्रोथ, प्रोग्रेसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पहले स्टेप वाइज चलता है. पहले सिंपल कम्युनिटीज आएंगी, बहुत सिंपल, उसके बाद थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड, फिर और कॉम्प्लिकेटेड, फिर और कॉम्प्लिकेटेड. तो इट्स अ प्रोग्रेस, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट के वहां पे सोइल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट, बिकॉज सोइल भी जो है वो प्रोग्रेसिवली जो है वो फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिवली जो है बनती है सोइल. तो जब सोइल प्रोग्रेसिवली बनेगी तो जिस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करती है, किसी प्लांट कम्युनिटी को, तो वो भी धीरे धीरे ही ग्रो करता है. ठीक है, तो the gradual and the progressive growth of species in a given area with respect to its changing surrounding is called ecological succession. देखिए, सराउंडिंग तो हमेशा ही चेंज होता रहता है.
है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, टोपोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो रहती हैं, बायोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो और वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करता है। ये ऑलरेडी हम लोग अच्छे से कर चुके हैं कि देयर इज ऑलवेज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो जो बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं, जो प्लांट कम्युनिटी होती है, जो एनिमल कम्युनिटी होती है, दे आर इन अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती रहती है, दोनों एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी विद इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी, complexity, productivity, stability and resilience of the ecosystem। तो जैसे जैसे इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है वो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है स्पीसीज़ की बढ़ती रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी मतलब वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ आ गए हैं, ज़्यादा वैरायटी के स्पीसीज़ आ गए हैं। ज़्यादा वैरायटी के जब स्पीसीज़ आते हैं तो वो डाइवर्सिटी वहाँ पे इंक्रीज़ होती है, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी हमारा सिस्टम उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि डाइवर्सिटी हो गई है, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे एक होता है हमारे पास फूड चेन और एक था हमारे पास फूड वेब। तो अगर आपको कोई पूछे कि किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फूड चेन में है या फूड वेब में है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में है, आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। ज़्यादा स्टेबिलिटी है फूड वेब के अंदर, क्योंकि फूड वेब के अंदर एक स्पीसीज जो है कई सारे सोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो अगर एक स्पीसीज को भी आप वहाँ से एलिमिनेट कर देते हो तो वो दूसरे स्पीसीज के ऊपर जो है वो डिपेंड हो सकता है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट। तो इट इज़ मोर स्टेबल, बट फूड चेन इज़ नॉट स्टेबल। वाई? बिकॉज फूड चेन के अंदर जो है डाइवर्सिटी कम है, फूड सोर्सेज कम है, डिपेंडेंसी के जो मीन्स हैं वो कम है। तो जितना ज़्यादा हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जितना वो डाइवर्स होगा, हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। क्योंकि अगर वो किसी एक फैक्टर में सपोज वो डिस्टर्ब हो भी गया तो दे आर मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो वो उसको स्टेबल कर सकते हैं जितना डाइवर्स होगा, राइट। तो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख ही सकते हो, इट्स अ बैरन लैंड। बैरन लैंड के बाद जो है सक्सेशन होता है, पहले सिंपल कम्युनिटी होती है, बाद में कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो होती है मतलब जो बिल्कुल ही एकदम आपको जो फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे आगे कहीं, दिस इज द लाइक मैक्सिमम लिमिट, दिस इज द लाइक रेन फॉरेस्ट, दे आर द मैक्सिमम लिमिट। बायोडाइवर्सिटी इज एट मैक्स, स्पीसीज आर एट मैक्स, ठीक है। सोइल की जो ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो मैक्स। तो एवरीथिंग इज लाइक मैक्सिमम देयर। तो कॉम्प्लेक्स जो कम्युनिटी होती है वहां पे वेजिटेशन जो है मैक्स आउट हो जाती है, मतलब इससे आगे और कोई ग्रोथ का चांस नहीं है भैया, दैट इज द मैक्सिमम थिंग, ठीक है। और जो रिसोर्स होते हैं वो भी पूरी तरह से एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनती है तो वहां पे जितने रिसोर्स होते हैं सबका बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिसोर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ किए जाते हैं इकोसिस्टम के द्वारा। वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, राइट। और वेजिटेशन भी मैक्सिमम यहाँ पे होती है। तो देखो ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया और बिल्कुल 100 तक हम लोग चले गए। और इस बीच में ये सब जो हो रहा है ये प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेसिव होता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही वहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रीज बनना स्टार्ट हो गए थे, नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो पहले तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक कम्युनिटीज़ मिलती हैं, आपको लाइकन्स मिलते हैं, आपको मोसिस मिलते हैं, फिर थोड़ा सा आपको ग्रास वगैरह स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा वो अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो सक्सेशन आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो द एरिया इन विच, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है द एरिया इन विच द ऑर्डर ऑफ द कम्युनिटीज अंडरगोज अ स्पेसिफिक चेंज इज कॉल्ड सियर। क्योंकि डेफिनेटली जब एक कम्युनिटी के बाद दूसरी हायर कम्युनिटी आएगी तो चेंज तो होगा ही, है ना। वो चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मान लो देयर वाज अ ग्रास कम्युनिटी विच वाज डोमिनेटिंग, उसके बाद जो है वहाँ पे ग्रास के बाद जो है श्रब बनना स्टार्ट हुए या थोड़े बड़े ट्रीज आना स्टार्ट हुए, तो ये दे हैव अंडरगोन अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस एरिया के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड सियर, यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जब जाते हो दिस इज कॉल्ड सियर। इट इज लाइक अ ट्रॉफिक लेवल, इट इज लाइक अ ट्रॉफिक लेवल। मैं उससे इक्वेट नहीं कर रहा हूं मैं, बट थोड़ा सा उससे रिजेंबलेंस आपको मैं दे रहा हूं,
ठीक है, इट्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो हर चेंजिंग जो कम्युनिटी होती है, चेंजिंग कम्युनिटी यानी कि जैसे आप पहले सपोज वहां पे देर वर ओनली लाइकन्स, अभी लाइकन के बाद सपोज देर वाज अ ग्रास कम्युनिटी, उसके बाद सपोज देर इज अ श्रब कम्युनिटी, और सपोज देर इज नाउ ट्रीज। तो ये जो चेंज होता है, ये जब कम्युनिटीज चेंज होती हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज। ये जो एरिया होता है, जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड सीयर। और ये जो चेंजिंग कम्युनिटीज होती है ना, इनको बोलते हैं सेरल कम्युनिटी। जैसे यहाँ पे ग्रास इज ए सेरल कम्युनिटी, श्रब इज ए सेरल कम्युनिटी, ट्रीज आर ऑल्सो सेरल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान देना कि सीयर क्या होता है और सेरल क्या होता है। सीयर इज दैट प्रोसेस, इट इज दैट एरिया, एंड सेरल इज द कम्युनिटी विच आर चेंजिंग। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं लगभग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो डेफिनेटली जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कम्युनिटीज जो हैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी की तरफ जाती है, बिल्कुल बेसिक और सिंपलेस्ट कम्युनिटी से जब स्टार्ट करते हो, आप हाईएस्ट और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ जाते हो, तो डेफिनेटली बीच में कुछ स्टेज होती हैं। ठीक है, तो कितने टाइप का होता है? इट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। साइक्लिक भी है, बट इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको जो है मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही फोकस करना है। ठीक है, साइक्लिक इज नथिंग बट वही है, वो एक बार कम्युनिटी ने ग्रो किया, वो डाई डाउन हुए, दोबारा से डिकम्पोजिशन हुआ, वो फिर से उसका पार्ट हो गया, इट इज़ लाइक अ साइक्लिक। ठीक है, सो मेजरली जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये स्लाइड क्या कहती है इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, देखिए जब इनिशियली लैंड बहुत बैरन होती है, यानी कि वहाँ पे कोई किसी तरह की सोइल नहीं होती, सपोज कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत हॉट लावा बाहर आया, वो कूल डाउन हुआ, सोलिडिफाई हुआ, रॉक बन गया, अभी इट्स अ रॉकी लैंड, देर इज नो सोइल, सो बिकॉज देर इज नो सोइल सो इट कैन नॉट सपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन, तो कोलोनाइजेशन वो जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो नई रॉक बनी है इनिशियली, तो अभी ये एक्सपोज है, दिस इज एक्सपोज टू द टेम्परेचर, एक्सपोज टू द मॉइस्चर, एक्सपोज टू द वाटर, एक्सपोज टू द विंड। तो क्योंकि ये एक्सपोज अभी एक्सपोज्ड है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी सम वेदरिंग। तो जो रॉक्स का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, इट वुड बी लिटिल बिट ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस। तो थोड़ी सी उसकी वेदरिंग स्टार्ट होती है। तो जब उसके अंदर वेदरिंग स्टार्ट होगा, तो दैट इज द वेरी फर्स्ट और दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि अभी वेदरिंग स्टार्ट हो गया है। तो धीरे से वो रॉक थोड़ा सा जब टूटना स्टार्ट होगा ऊपर से, तो इनिशियली सॉइल बनना भी स्टार्ट होगा। तो अभी आप तो सोच सकते हो क्या इस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे? विल इट बी न्यूट्रिएंट रिच? नो, there would be almost no nutrients. तो definitely it can not support complex communities because उसके अंदर nutrients ही नहीं है, तो support कैसे करेगा? लेकिन उन communities को वो support करता है जिनको बहुत ही कम nutrients की requirement होती है। ठीक है, तो इनिशियली जब बैरन रॉक होती है और वो एक्सपोज होती है, तो वो फर्स्ट टाइम जब कॉलोनाइज होती है, फर्स्ट टाइम जब उसको कोई स्पीसी, कोई ऑर्गेनिज्म जब उसको कॉलोनाइज करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी मतलब द फर्स्ट वन, सबसे पहला। ठीक है, तो वो कम्युनिटी जो होती है उसको हम लोग, दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन जो अभी स्टार्ट हो गया है। तो सोइल बनना स्टार्ट हो गया बिकॉज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक। तो जो इनिशियल जो कम्युनिटी होती है, इनिशियल जो स्पीसीज होते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत सिंपल होंगे क्योंकि सोइल भी बहुत सिंपल है ना, एकदम प्राइमरी स्टेज में है। तो जो कम्युनिटीज होंगी वो भी डेफिनेटली बहुत ही प्राइमरी स्टेज में होंगी, बहुत प्राइमरी स्टेज में होंगी, राइट। तो ऐसी कौन सी कम्युनिटी हैं? तो यहां पे जो एक कम्युनिटी का नाम आता है वो है लाइकन्स। बहुत ही सिंपल कम्युनिटी है लाइकन्स, लाइकन्स एंड द मोसिस। ठीक है, तो ये जो इनिशियली जो सोइल बनना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको लाइकन। सब जब हम लोगों ने बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म में, तो लाइकन इज ऑल्सो इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकन एक्चुअली कोई एक ऑर्गेनिज्म सिंगल नहीं है, ये दो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये दो का कॉम्बिनेशन है। एक होता है हमारे पास अलगे और दूसरा हमारे पास होता है फंगी। फंगी भी बोलते हैं मोस्ट लोग इसको, बट एक्चुअली में इसकी प्रोनाउंसिएशन है फंजाई, इट्स अ फंजाई। ठीक है, तो अलगे इज देयर एंड द फंजाई इज देयर। सो अलगे और जो फंजाई होती है, दे आर इन अ
mutual relationship. They are in a symbiotic relationship. It means they have come together, they made an agreement, और उस अग्रीमेंट के अंदर क्या किया, देखो याद करो उस इंटरेक्शन को, म्यूचुअल इंटरेक्शन को, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा. आई नीड समथिंग, यू ऑल्सो नीड समथिंग. आई हैव समथिंग दैट यू आर इन नीड ऑफ. You have something that I require. So let's make an agreement so that we both can survive. ठीक है. तो फंगी जो है, फंगी it cannot produce it cannot produce its own food, but algae, स्पेशली जो ग्रीन algae होती है, it can produce its own food by the use of photosynthesis. तो algae जो होता है वो फंगी को क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है थ्रू फोटोसिंथेसिस. इनको कार्बोहाइड्रेट देता है, फूड देता है. ठीक है, क्योंकि फंगी वो नहीं कर सकता, फंगी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. लेकिन फंगी अलगे को क्या देगा, ये इसको देगा शेल्टर. इट विल प्रोटेक्ट अलगे, इट विल प्रोटेक्ट अलगे. स्पेशली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि अलगे जो है, अल्ट्रावायलेट रेज अगर अलगी के ऊपर पड़ती हैं तो इट कैन बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. तो फंगी उसको शेल्टर देता है, उसको अपने अंदर रखता है कि भैया आपके अल्ट्रावायलेट रेज में आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और बदले में अलगी जो है उसको फूड देता है. सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अलगे लाइकन जो होता है, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगे एंड द फंगी. इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल इंटरेक्शन. हालांकि फंगी यहाँ पे जो है वो डोमिनेट करता है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ. ठीक है. अब लाइकन के भी कई टाइप्स होते हैं. लाइकन में भी जो सिंपलेस्ट लाइकन होता है वो होता है क्रस्टोस, क्रस्टोस लाइकन्स. ठीक है. तो वी डोंट नीड टू गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल अबाउट द लाइकन्स एंड ऑल दैट, बट यस. ठीक है. जैसे क्रस्टोज लाइकन होता है, फ्रक्टोज लाइकन भी होता है. सो दे आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स. तो बिल्कुल बेसिक जो होता है दैट इज क्रस्टोस लाइकन्स. ठीक है. तो प्राइमरी जो सक्सेशन होगा, सबसे पहले आएगा लाइकन. लाइकन में भी कौन सा लाइकन आएगा, क्रस्टोस लाइकन. एक होता है हमारे पास फ्रस्ट्रोस लाइकन, वो आएगा बाद में. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. वाई दे विल ग्रो ऑन दैट लैंड, बिकॉज दे नीड वेरी लेस न्यूट्रिएंट. और सोइल के पास क्योंकि कम ही न्यूट्रिएंट है, तो भैया कॉम्प्लेक्स को तो वैसे सर्वाइव, ये सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा. तो इनिशियल जो कम्युनिटीज होती हैं जो वहां पे आते हैं, उन्हें बोलते हैं पायनियर कम्युनिटीज और पायनियर स्पीसीज. पायनियर वो होता है जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है. तो पायनियर स्पीसीज और पायनियर कम्युनिटीज. ठीक है. पायनियर कम्युनिटीज. तो पायनियर कम्युनिटी जो है, दे हैव अ हाई ग्रोथ रेट. दे हैव अ हाई ग्रोथ बिकॉज देखो उनको किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है. वो ऑलरेडी हम लोग इंटरेक्शन में कर चुके हैं. तो दे डोंट हैव एनी कंपटीशन विद एनीबॉडी, सो दे विल ग्रो फास्टर नाउ. ठीक है. तो काफ़ी हाई ग्रोथ रेट होती है. सो ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पे फोकस करना है क्या, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने एक एमसीक्यू भी डिज़ाइन किया हुआ है. तो यू कैन इजीली हैंडल दैट एमसीक्यू इफ़ यू नो दिस स्टेटमेंट. तो पायनियर जो स्पीसीज होती हैं, पायनियर जो कम्युनिटीज होती है, इनके बाद जितनी भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज आएंगी, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आएंगे, तो ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे स्लो होता रहता है. ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे स्लो होता रहता है. ठीक है. तो लेटर जो स्टेज में कम्युनिटीज आती हैं, दे हैव अ स्लो ग्रोथ रेट. अब देखो, पहले तो बैरन लैंड थी, अभी वहां पे सोइल बन गई है. सोइल बन गई है बिल्कुल बेसिक सोइल, और वहां पे जो है लाइकन्स और मोसिस भी आ गए हैं. अब क्या होगा, तो वो जो वेदरिंग था, तो सोइल फॉर्मेशन क्या वहां पे रुक जाएगा, नो, इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन. तो क्योंकि वो सोइल फॉर्मेशन जो है वो लगातार चलता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकता है. तो जैसे यहाँ पे जो फंजाई है, जो यहाँ पे अलगे है, जो यहाँ पे मोसिस हैं, जो लाइकन्स हैं, नाउ दे विल ऑल्सो डाई. तो when they die, तो what will happen? They will enrich the soil. They will add some nutrients in the soil. तो उनके मरने से सोइल जो है ज्यादा एनरिच होगी. अब वो सोइल क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज को सपोर्ट करेगा. कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है सोइल को एनरिच करेंगे. तो इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. सोइल जो है हायर कम्युनिटीज को सपोर्ट करेगा, हायर कम्युनिटीज जो है सोइल को एनरिच करता है. तो वो चक्कर लगातार चलता रहता है. ठीक है. तो दीज स्पीसीज फर्दर ब्रेक डाउन द सोइल वेयर अदर लेस हार्डी स्पीसीज कैन ग्रो एंड इवेंचुअली रिप्लेस द पायनियर स्पीसीज. तो देखिए, पायनियर स्पीसीज को धीरे धीरे जो है थोड़ी सी और जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं वो इनको रिप्लेस कर देते हैं. तो व्हेन दीज स्पीसीज डाई, दे एनरिच सोइल एंड लेयर्स ऑफ सोइल्स ग्रो.
ठीक है, दैट्स अ सिंपल पॉजिटिव फीडबैक लूप. Primary succession is gradual and slow process because in this case life starts from the surrounding. ठीक है, लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द मतलब लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द नथिंग, बिकॉज वहां पे कुछ है ही नहीं. तो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी ग्रेजुअल. दिस प्रोसेस इज वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी स्लो प्रोसेस. लेकिन रेट ऑफ अगर मैं रेट ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूं, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ग्रेजुअल है, थोड़ा स्लो है. लेकिन मैं ग्रोथ रेट की अगर बात करूं तो एज कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी कंपटीशन. हालांकि प्रोसेस तो स्लो होती है, बिकॉज सोइल आपको कोई ऐसा तो है नहीं हफ्ते 10 दिन में स्लो सोइल जो है वो बन जाती है. इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो बिकॉज दैट सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज वेरी स्लो, तो दिस होल प्राइमरी सक्सेशन वुड बी स्लो. बट व्हेन वी कंपेयर द पायनियर कम्युनिटीज एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, तो पायनियर कम्युनिटीज की जो ग्रोथ रेट है इट इज स्टिल हायर देन द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस स्लाइड इज सेइंग. सो दैट इज अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन. एक बार थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा देता हूं. प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, बैरन लैंड पे स्टार्ट होता है जहां पे कोई वेजिटेशन सपोर्ट नहीं करती हैं. सबसे पहले वहां पे सबसे बेसिक सिंपल कम्युनिटीज आती हैं, जैसे हमारा लाइकन्स आता है. अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता रहता है सोइल हमारी एनरिच होती चली जाती है, ज़्यादा सोइल बनना स्टार्ट होती है. वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो डाई डाउन होती हैं, वो सोइल को एनरिच करती हैं. वो जो सोइल एनरिच सोइल होती है वो जो है लार्जर कम्युनिटीज़ को जो है मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है. इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. तो वो ज्यादा कम्युनिटीज बनती रहती हैं. तो पहले वो इट वाज जस्ट अ लाइकन, देन देयर वुड बी वेरी स्मॉल ग्रास, देन देयर वुड बी सम टॉल ग्रास, देन देयर कैन बी सम श्रब्स आल्सो, देन देयर कैन बी सम ट्रीज आल्सो, एंड देन देयर कैन बी फुल ब्लोन फॉरेस्ट आल्सो. तो जो फुल ब्लोन फॉरेस्ट होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था, तो यहां से स्टार्ट होके ये यहाँ पे चला गया है. ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड इट वेंट अप टू हेयर. तो इसके बीच में क्या हुआ, ये पूरा सक्सेशन हो गया जी. ठीक है, बैरन लैंड से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक आप चले गए हो. दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंडरी सक्सेशन. अभी सपोज करो कि कहीं पे जो है कंप्लीट जो है फॉरेस्ट है, देयर इज अ फॉरेस्ट एरिया, तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है. नाउ ड्यू टू एनी रीजन इफ दैट कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सपोज देयर इज अ फॉरेस्ट फायर, तो जब फॉरेस्ट फायर होगा तो डेफिनेटली वहां पे जो ज्यादा जो कम्युनिटीज होती हैं इट विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इट वुड बी अ न्यू लैंड नाउ. पहले वहां पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय होगी, मे बी वाइल्ड फायर की वजह से वो डिस्ट्रॉय होगी, मे बी सम ह्यूमन एक्शंस ऑल्सो, हम लोगों ने वहां पे डिफॉरेस्टेशन ही कर दिया पूरे का पूरा, मे बी सम फ्लडिंग ऑल्सो, है ना. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, but we need to understand, yes, there was a complex community which was present there earlier. Now due to any reason it is destroyed. There can be some climatic factors, maybe some storms, maybe cyclones, maybe flooding. There can be some human factors also like deforestation because of us, right? There can be some natural wildfire also, कुछ भी reason हो सकता है. Now because of fire, now that land is again vegetation less. There is no vegetation, there is no communities. तो अभी वो जो बैरन लैंड है अभी वहां पे जो सक्सेशन स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है, जैसे आपने किसान क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे सोच कोई रिलेट मत करो, लेकिन क्या होता है फसल होती है वो कटने के बाद उसमें हम लोग आग लगा देते हैं उसके रेजिड्यूज में. तो आग जब लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो लैंड को दोबारा से तैयार किया जाता है, उसके अंदर दोबारा से जो है ग्रोथ की जाती है. तो समथिंग हैपन्स विद जूम कल्टिवेशन ऑल्सो. ठीक है, जूम कल्टिवेशन ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है. नॉर्थ ईस्ट
इंडिया में जो है जूम कल्टीवेशन की जाती है, तो वहाँ की जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या करती हैं, एक फॉरेस्ट में किसी पैच को क्लियर करती हैं, उसको वहाँ पे उसको काट देती हैं, उसको जला देती हैं। जलाने के बाद जो वो लैंड बनती है वहाँ पे वो 2 3 4 5 साल के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी, क्योंकि वो लोग क्या है सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते हैं, तो सोइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो 4 5 साल के बाद क्या होता है, वो जब लैंड में बिल्कुल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो उस लैंड को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो दूसरी जगह पे जो है वो किसी फॉरेस्ट के पैच को क्लियर करते हैं। लेकिन जो पहले वाला जो फॉरेस्ट एरिया था, जो जिसको हम लोगों ने काट दिया था, अभी वहां पे क्या होगा, वहां पे नेचुरली जो है धीरे धीरे वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। तो फॉरेस्ट फायर वाला एग्जांपल थोड़ा समझने में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर होता है तो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है, जो फ्लोरा और फौना होता है, इट इज़ डिस्ट्रॉयड। बट इट इज डिस्ट्रॉयड बट बिकॉज व्हेन दे डाई, मतलब जब आग लगेगी तो वहां पे जो ऐश होगी, ऐश जो राख होती है, वो वहां की सोइल में मिक्स हो जाएगी, तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगी, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, क्योंकि अब सोइल के अंदर देखो, सोइल के अंदर पहले से ही न्यूट्रिएंट थे, अभी ये जो पूरा जंगल जलने के बाद जो राख होती है, जो ऐश होती है, नाउ इट विल गेट मिक्स्ड अप विद द ऑलरेडी न्यूट्रिएंट रिच सोइल, तो उसके न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा जो उसके अंदर बढ़ जाएंगे। सो नाउ दैट न्यू सोइल विल सपोर्ट न्यू वेजिटेशन, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन अगर मैं यहां पे पढ़ूं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड। ऑलरेडी जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, इट इज डिस्ट्रॉयड। प्रीवियसली ऑक्यूपाइड एरिया इज रीकोलोनाइज्ड, पहले से वो ऑक्यूपाइड था, अभी इसको रीकोलोनाइज किया गया है। जैसे पहले किसी कंट्री को जो है स्पेन ने कोलोनाइज किया था, अभी वहां से ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, स्पेन वालों को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां से भगा दिया। अभी इसको कौन कोलोनाइज कर रहा है, ब्रिटिशर्स कोलोनाइज कर रहे हैं। दैट इज समथिंग लाइक दैट, राइट। तो प्रीवियसली ऑक्यूपाइड एरिया इज रीकोलोनाइज्ड। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी। क्यों? प्राइमरी सक्सेशन ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, देयर वाज नो सॉइल, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के टाइम पे सॉइल इज ऑलरेडी वेरी रिच, तो वो तो टेंशन नहीं है कि अभी पहले सॉइल बनाना पड़ेगा, सॉइल इज ऑलरेडी देयर। सो दैट इज व्हाई सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, because soil is already there. Not only soil, it is also very rich. ठीक है, it is also very rich. तो फायर्स हो गई, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो स्मॉल प्लांट्स जो है वो पहले इमर्ज करेंगे, बाद में जो है लार्जर प्लांट्स आएंगे डेफिनेटली। जब आग लगेगी जंगल में तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन वहाँ पे बड़े ट्रीज आ जाएंगे, तो पहले तो छोटा मोटा ग्रास ही आएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है प्लांट्स आएंगे, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल्ड फायर वाला एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, वो लैंड जो है क्विकली रिकोलोनाइज्ड हो जाती है। तो प्राइमरी सेक्शन इज अबाउट कोलोनाइजेशन, सेकेंडरी सक्सेशन इज अबाउट रिकोलोनाइजेशन, ठीक है। सो रिमेंबर दैट स्टेटमेंट ऑल्सो। तो टेरेस्ट्रियल अगर इकोसिस्टम की मैं बात करूं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो ये जो सेकंड वाला ये वाला पिक्चर है, इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। सो इनिशियली मान लो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इट वाज कंप्लीटली बैरन लैंड, ठीक है। इट वाज एक्सपोज्ड रॉक, तो वो जो रॉक्स होती हैं इनिशियली एक्सपोज होती हैं, इनकी वेदरिंग होगा, वेदरिंग वगैरह होने के बाद थोड़ा बहुत सॉइल बनना स्टार्ट होगा, तो लाइकन्स एंड मोसिस यहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे छोटा मोटा ग्रास वगैरह यहाँ पे वीड और ग्रास ये करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है छोटी ये श्रब्स जो होती हैं, छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, दे विल ग्रो, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़, और उसके बाद जो है बिल्कुल बड़े ट्रीज जो है वो यहाँ पे ग्रो करेंगे। दैट इज अबाउट आवर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हर जगह पे जो है आपको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज ही दिखाई देती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। जैसे ग्रास लैंड है, ग्रासलैंड जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपेज, प्रेरीज, दे आर ग्रासलैंड्स, दे डोंट सपोर्ट बिग ट्रीज। तो यहां इस ग्रासलैंड के केस में क्या होता है, ग्रासलैंड के केस में जो सक्सेशन है ना, वो ग्रास पे आके रुक गया है। तो इन केसेस में जो ग्रासलैंड वाले केसेस हैं, यहां पे ग्रास ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। वाई? बिकॉज यहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, दे डू नॉट सपोर्ट बिग ट्रीज। मे बी बिकॉज देर इज वेरी, जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो तो आपका रेनफॉल का ही होता है, बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो क्योंकि वहां पे रेनफॉल कम है, सोइल के अंदर मॉइस्चर कम है, तो दैट सोइल कैन नॉट सपोर्ट द बिग ट्रीज। बट इतना रेनफॉल भी कम नहीं है कि वो बिल्कुल बैरन हो।
तो रेनफॉल इस मीडियम का होता है, जैसे वहाँ पे 100 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर प्लस होता है, ठीक है। इतना अगर वहाँ पे रेनफॉल होगा, इतने रेनफॉल में जो सोइल होती है, इट कैन नॉट सपोर्ट बिग ट्रीज बट इट कैन सपोर्ट ग्रास। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं दैट दे कैन सपोर्ट ओनली ग्रास, बिग ग्रास, ठीक है, काफ़ी टोल, जैसे स्टेपेज, ठीक है, स्टेपेज एंड प्रेरीज। प्रेरीज इन यूएसए के अंदर जो है ग्रासलैंड्स जो है वो प्रेरीज बोलते हैं, और आपका रशिया के अंदर जो है उसको स्टेपे बोलते हैं, स्टेपे बोलते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में उसको वेल्ड बोलते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स, ठीक है। अगर आप जीसी लियोंग पढ़ते हो तो जीसी लियोंग में प्रॉपरली आप जो है देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स जो जीसी लियोंग में हैं, बियॉन्ड चैप्टर 14 ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स, तो अगर वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टेपे ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, जिसमें इन ग्रासलैंड्स की पूरी पूरी करेक्टरिस्टिक्स को बता रखा है, उनकी लोकेशंस को बता रखा है, वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या चीज़। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जीसी लोगों में बताया हुआ है, सो यू नीड टू रेफर दैट चैप्टर फ्रॉम देयर। तो बात मैं कर रहा हूँ ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड के केस में जो है बड़े ट्रीज सपोर्ट नहीं होते, तो ग्रासलैंड के केस में जो है ग्रास ही वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, राइट, मतलब जो लास्ट स्टेज है। इससे ऊपर बहुत दूर दूर जो है आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जो है, फिर 10s ऑफ किलोमीटर्स आपको एक आधा पेड़ वहाँ पे दिखाई देता है, बिकॉज सोइल डज नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होके आपको यहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो बीच में कहीं ग्रास में जाके भी रुक सकता है, ठीक है, सक्सेशन। लेकिन किसी वाटर बॉडी के अंदर सक्सेशन कैसे होता है? कोई वाटर बॉडी जैसे कोई पॉन्ड है, उसके अंदर सक्सेशन को होता है। टेरेस्ट्रियल का तो हम लोगों ने देख लिया। वाटर बॉडीज के अंदर जो है, जैसे हमारी लैंड के ऊपर जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, बिकॉज ऑटोट्रोफ्स आर द ओनली कम्युनिटी दे कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो वाटर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्राइमरी कम्युनिटी होती है, जो पायोनियर कम्युनिटी होती हैं, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। दे आर फाइटोप्लैंक्टन, दे आर समथिंग लाइक algae. They can use sunlight and they can produce their own food. अब फिश तो अपना फिश जो होती है, जेलीफिश वगैरह, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बिकॉज दे आर हेट्रोट्रोप्स। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, दे आर द वेरी माइक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, काइंड ऑफ algae, एंड दे यूज फोटोसिंथेसिस, दे यूज सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है, दे आर द प्राइमरी या पायोनियर कम्युनिटीज बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज जो है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो है सबमर्ज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो कंप्लीटली पानी के अंदर ही रहती हैं, वो कभी ऊपर आती ही नहीं। अब आप सब बोले सर ये जब ऊपर ही नहीं आती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी? ये जो सबमर्ज कम्युनिटीज होती हैं, ये बहुत डीप वाटर के अंदर नहीं होती हैं, ये शैलो वाटर के अंदर होती हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो शैलो वाटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। तो वहां से जो हीट मिलती है उसका यूज करके ये सबमर्ज जो कम्युनिटी होती हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। सबमर्ज कम्युनिटी के बाद आती हैं फ्लोटिंग लीव्स। फ्लोटिंग जो कम्युनिटीज होती हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल छोटे रूट्स होते हैं, वो तो होते हैं लैंड में, बिल्कुल शैलो लैंड होती है, ठीक है, लेकिन जो इनके पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो क्या ये कंप्लीटली वाटर के अंदर होती हैं? नो, ठीक है, कुछ वो वाटर के अंदर होती हैं और कुछ जो इनका अपर पार्ट होता है वो आपके पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है। आपने अपने गाँव में तालाब वलाब में देखा होगा, ठीक है, तो उनके पत्ते जो हैं चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और वो ऊपर से ऐसे फ्लोट करते हैं, तो दैट इज द फ्लोटिंग लीव। ये नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी है। उससे नेक्स्ट कम्युनिटी होती है जो रीड स्वैम्प जिसको बोलते हैं, रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प में जो है इनके जो लीव्स होते हैं, दे डू नॉट फ्लोट, दे स्टैंड ऑन देयर ओन, पानी से बाहर निकले होते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फ्लोट ऐसे नहीं करते हैं, पूरा एकदम बाहर निकले होते हैं, तो आप इसको इजीली ऐसे देख सकते हो। इट इज कॉल्ड रीड स्वैम्प, ये नेक्स्ट स्टेज होती है रीड स्वैम्प। नेक्स्ट जो है मार्श मैडो। अब मार्श मैडो में क्या है? मार्श मतलब इट्स अ मडी काइंड ऑफ लैंड होती है, ठीक है, काइंड ऑफ मडी। तो वहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे सोइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, लेकिन इट इज़ नॉट कंप्लीटली सबमर्ज अंडर वाटर, इट्स अ मार्शी काइंड ऑफ लैंड, ठीक है, दलदली ज़मीन होती है। तो मार्श मैडोज जो होते हैं पहले आपको वो देखने को मिलते हैं। अब ये बहुत ही छोटा छोटा ग्रास टाइप का होता है, तो दे डोंट प्रोड्यूस और दे डोंट डेवलप अ वेल प्रॉपर वुड स्ट्रक्चर नहीं होता है उनका, ठीक है, ऐसे घास वास टाइप का होता है। फिर थोड़ी सी जो है वो और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आती हैं, जैसे कुछ श्रब्स वगैरह हो गए या कुछ ऐसे ट्रीज हो गए जिनके अंदर थोड़ा वुड डेवलप होना स्टार्ट होता है, एंड देन द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ
सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर बॉडीज। ठीक है, तो पहले फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प्स, मार्श, वुडलैंड एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। दीज आर द वेरियस स्टेजेस। ठीक है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी अब इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ तो बताने की जरूरत नहीं है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो होती हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में होती हैं, फाइनल स्टेज में होती हैं। फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं यहाँ पे, फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं। ठीक है, एनिमल और प्लांट लाइफ जो है वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। भैया यहाँ पर जाकर इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हो जाता है। दैट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, मैंने एक्स्ट्रा डिटेल डाल रखी है, जो थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पहली से लेके, मतलब प्राइमरी से लेके जो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक। जो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम उस बैरन लैंड को बनाएंगे, पहले तो उस बैरन लैंड को बनाएंगे, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं, पहली प्रोसेस को बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन, ठीक है, मतलब दैट लैंड इज कंप्लीटली नेकेड, कंप्लीटली न्यूड, देयर इज नथिंग। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड न्यूडेशन। अब इसके कुछ अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, टोपोग्राफिक रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजन हो सकते हैं, बायोटिक रीजन, देयर कैन बी अ स्टॉर्म, देयर कैन बी फ्लड, देयर कैन बी वाइल्ड फायर, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, न्यूडेशन स्टार्ट होता है। अब जब इनिशियली जब बैरन लैंड होती है तो इट्स अ न्यूडेशन। अब इसके ऊपर सेकंड स्टेज में क्या होगा, देयर वुड बी सम colonization, right? So there would be some invasion of external species, जो बिल्कुल बेसिक स्पीसीज होते हैं, जैसे हमारा लाइकन होगा, हमने एग्जांपल दिया था, मोसिस का एग्जांपल दिया था। तो ये जो वेकेंट एरिया होता है, वेकेंट एरिया बिल्कुल जो बैरन लैंड होती है, इस पे थोड़ा बहुत जो है कम्युनिटीज ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे जैसे तो उनका डिस्पर्जल होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा, अग्रीगेशन होगा। तो यानी कि वो पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइकन आएगा, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशन, फिर वो लाइकन जो है धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वो 2 से 4 होंगे, 4 से 14 होंगे, 14 से जो 100 होंगे, तो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिस्पर्सल करेंगे, डिस्पर्स करने के बाद वो वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को सेटल डाउन करेंगे, अडेप्ट करेंगे, तो प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस। तो ये जब प्राइमरी जो कम्युनिटी होती हैं, जो पायनियर कम्युनिटी होती हैं, जो वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर एरिया में एस्टेब्लिश कर लेती हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए। सेकंड क्या होता है, जब वहाँ पे अभी तो वहाँ पे इनिशियली 1-2 ही कम्युनिटी थी, जब वहाँ पे कम्युनिटी बढ़ने लगती हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है फॉर द स्पेस एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द स्पेस एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जब होने लगती हैं तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को भी चेंज करने लगती हैं, एनवायरनमेंट उनको चेंज करता है, वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक बार जब ये एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो स्टेबलाइजेशन में जो कम्युनिटीज होती हैं वो खुद को सपोर्ट करती हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने सिस्टम को प्रॉपरली स्टेबलाइज करके रखती हैं। ठीक है, स्टेबलाइज करके रखती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अलग अलग सक्सेशन का अलग अलग नाम है, अलग अलग सक्सेशन का अलग अलग नाम है। ठीक है, ड्राई हैबिटाट में जो सक्सेशन होता है इसको जीरोसियर बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट में जो होता है हाइड्रोसियर बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोसियर बोलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स, तो प्रीलिम्स में आपके काम आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव एडिड सम एमसीक्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वी हैव 7 एमसीक्यूज। तो ट्राई टू सोल्व दीज एमसीक्यूज और कमेंट सेक्शन में जो है अपने आंसर को आप लिख सकते हो, बता सकते हो, और डिस्कशन तो हम आपके साथ ये करेंगे ही करेंगे। तो जितना आपको क्लास में भी पढ़ाया है, डेफिनेटली इनका यूज़, नॉलेज का यूज़ करके, और आपके पास जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज़ करके आप इन सारे एमसीक्यूज को ईजिली सोल्व कर सकते हो। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, मैंने थोड़ा टाइम जरूर लिया है, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो दैट इज वाई आई थॉट के चले ठीक है थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाता है तो इट विल ऑलवेज बी इन योर माइंड, तो आप प्रिपेयर प्रॉपरली हो जाते हो, चाहे वो मेंस के परस्पेक्टिव से आए, चाहे वो मेंस के प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आए। तो कंप्लीटली जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं ऊपर ऊपर सरफेस से कराऊंगा, थोड़ा कम टाइम लेने की कोशिश करूंगा,
and that would not be fruitful in a long run. ठीक है, you may lose also interest. So that was all about it, meaning of ecological section. तो ये जो scope में हम लोगों ने देखा था, तो all these things are covered now. All these things are covered now. ठीक है, so if you have any feedback तो आप वो भी बता सकते हो. Thank you very much.